Audio Jungle. Behind the stories. Hi everyone, today we are here in our show and we have Ashish Mishra with us, aka विक्की मिश्रा. Vicky Mishra. And विक्की जी प्लीज आप आशीष से विक्की बने और कितना कुछ हुआ आज हम सारी बातें करेंगे फॉर श्योर. थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए. yes, and one moment to introduce my co-host who will not bother to introduce me, Shivam Vashisht, my co-host. थैंक on यू. this show. और मैं खुद को फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. शिवम वशिष्ठ. Oh god. विद मी आई हैव स्वाति सिंह राजपूत SSR #SSR. और हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं विकी सर से. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है विकी भाई से, विकी सर से, और पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक सब जानना मिलता है. ज़रूर. सबसे पहले बता दूं आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्वाति सिंह राजपूत. Yes. आई थॉट सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हो. ये मुझे आई स्वेयर मुझे इतने सारे लोग ये बात पूछ चुके हैं ना जब से मुंबई आई हूँ, पर ऑफिशियली ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरा कोई रिश्ता नहीं है सुशांत सिंह सबसे राजपूत पहली बार से. जब मैं भी मिला मैंने भी यही बोला. मैंने कहा बट सुशांत ये सिंह. मतलब चलो बात तो मुझसे करनी है, बट मेरा एक सवाल था कि ये सिंह और राजपूत ये क्या है मतलब. सो आई टेल इसकी भी एक स्टोरी है. हालांकि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं किसी अच्छा, और ये दिन बहुत बताना अच्छा है. चाहूँगी, बट क्विक एंड शॉर्ट, क्योंकि स्वाति बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है, सिंह सबसे ज़्यादा कॉमन सर नेम है. एंड आई ऑल्सो आई वर्क एज एन एंकर एक्टर. तो एक बार क्या हुआ था, एक सेट पे somebody said कि स्वाति सिंह को भेज दो, एंड द अदर स्वाति सिंह went on set because there are two Swati Singhs, such a common name. So that's why my mom said कि add Rajput because I'm a Rajput, so it will make it look बस heavy सुशांत also. सिंह राजपूत का था तो Correct. आगे फेमस हुआ. हम्म. ऑलराइट. सो विक्की जी हमें बताइए. अब मेरे को सबसे पहले बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं नाइव पर्सन, मैं डम हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में. तो मुझे लाइन प्रोडक्शन से लाइन प्रोड्यूसर जब हम बोलते हैं, मतलब क्या लाइन में लगना है और फिर प्रोड्यूसर बनना है? हाउ डू यू लाइक डिफाइन दिस? क्या है लाइन प्रोडक्शन? ऐसा कुछ होता नहीं है. बेसिकली लोगों को मतलब जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि फिल्में बनती हैं. हाँ. और कुछ लोगों को लगता है कि डायरेक्टर ही सब कुछ करता है. Exactly. कुछ लोगों को लगता है पैसे डायरेक्टर लगाता है. And और actors direct ही होती सब है. कुछ करते और हैं. एक्टर ही सब कुछ करता है. मतलब एक फिल्म मेकिंग में एक्टर और डायरेक्टर इनके अलावा कोई नहीं होता. तो ऐसा कुछ नहीं है. एक फिल्म मेकिंग के लिए कम से कम 300 लोगों की हिट काम करती है, चाहे वो छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, ऐसे भी हो. अगर बहुत बड़ी फिल्म है तो 300 से लेकर 1000 लोगों तक का उसमें सपोर्ट होता है. Wow. ग्राउंड सपोर्ट होता है. और दूसरी बात कि लोगों के मन में होता है प्रोड्यूसर. तो मैं लोगों को बता दूं कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में बहुत फ़र्क होता है. डायरेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं. मतलब अगर आपने कुछ आपके पेज पे लिखा हुआ है तो जो चीज़ लिखी हुई है उसे किस तरीके से आपको कैनवस पे उतारना है, ये डायरेक्टर का काम है. Right. लेकिन कैनवस पे उतारने के लिए जो उसके खर्चे होते हैं और वो खर्चे किस तरीके से करने होते हैं और वो खर्चे कितने करने वाले होते हैं, ये प्रोड्यूसर के ऊपर होता है. प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता है. लेकिन आज के मॉडर्न फिल्म मेकिंग में भी उसमें कुछ डिफाइन है, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर. लोगों को पता नहीं है प्रोड्यूसर कौन है और फाइनेंसर कौन है. अच्छा, इसमें भी great हाँ. confusion. ओ वाह, इसमें मुझे भी दो नहीं चीज़ें पता. हैं. नो आइडिया. जैसे अगर कोई फिल्म बनानी है तो लोग कहते हैं यार 100 करोड़ की फिल्म बन गई, हाँ. प्रोड्यूसर ने तो 100 करोड़ लगा दिए. तो ऐसा कुछ नहीं होता. प्रोड्यूसर कभी भी अपने घर से पैसे नहीं लगाते हैं. वो मार्केट से पैसा लेते हैं, किसी अच्छा. फाइनेंसर को पकड़ते हैं, किसी फाइनेंसर के साथ में वो कोलैबोरेशन करते हैं ओके. और फाइनेंसर उनको वो पैसे प्रोवाइड करता है. लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर्स का इसमें कोई रिस्क नहीं होता. सबसे बड़ा रिस्क प्रोड्यूसर का ही होता है, क्योंकि उसको एट द एंड ऑफ अगर किसी फाइनेंसर ने 100 करोड़ दे भी दिए तो उसको उस पैसे को उनको वापस करना होता है. Okay. क्योंकि फाइनेंसर ने भी किसी से उस पैसे को मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे लिया होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और वो इंटरेस्ट रेट 3 साल का होता है, 2 साल का होता है. बैंक चल रहा है मतलब प्रॉपर. ये इसका रेट, ये एक सर्कल है. ओके. हाँ मतलब मैं बता दूं कि फिल्म मेकिंग सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर और थिएटर यहाँ तक लिमिटेड नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटर हाँ. तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स है. लेकिन फाइनेंसर जो है उसका वही काम है कि वो पैसे प्रोवाइड करे, वो सिर्फ नंबर्स देखे. फाइनेंसर का काम होता है भाई मैंने आपको 100 करोड़ दे दिए, आपने मेरे को वादा किया था कि आप मेरे को 100 करोड़ के साथ साथ 20% की पार्टनरशिप भी दोगे जो आपकी फिल्म का बजट है या फिर जो आपकी फिल्म का प्रॉफिट होगा. फिर फाइनेंसर का काम खत्म हो जाता है.
फिर फाइनेंसर किसी भी क्रिएटिविटी में नहीं आता, वो किसी एग्जीक्यूशन में नहीं होता, किसी चीज़ में नहीं होता। फिर पार्ट आता है प्रोड्यूसर्स का। फिर प्रोड्यूसर देखते हैं, फिर प्रोड्यूसर सोचते हैं कि इस 100 करोड़ को किस तरीके से खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, डायरेक्टर कौन होना चाहिए, एक्टर्स कौन होने चाहिए, स्टोरी क्या है, राइटर्स कौन होने चाहिए, फिल्म बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, ये कौन से थिएटर में जाएगा, इसे OTT राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसे रिलीज़ कहाँ करेंगे, इसे OTT पे रिलीज़ करेंगे या थिएटर में रिलीज़ करेंगे। तो ये सारे पार्ट होते हैं, ये सारा टेंशन जो होता है, ये सारा हेडेक जो होता है वो प्रोड्यूसर लेता है। और एक फिल्म मेकिंग का, सब लोग कहते हैं कि फिल्म मेकिंग का शिप ऑफ द कैप्टन अगर डायरेक्टर है तो उसकी शिप प्रोड्यूसर है। सही बात है, क्योंकि शिप तो प्रोड्यूसर ही है, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर ही सब कुछ होता है। डायरेक्टर तो डायरेक्ट करके अपनी फीस लेके वो चले जाएंगे। फिर फिल्म 100 करोड़ की चली नहीं चली, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सारा का सारा जो टेंशन होती है वो प्रोड्यूसर को लेना पड़ता है। लेकिन प्रोड्यूसर ये सारी चीज़ें अकेले नहीं झेल पाते। वो 300 लोगों को कैसे, मतलब 300 लोगों की यूनिट कैसे बनाएंगे, 300 लोगों के साथ तो काम नहीं कर सकते, उनको तो अपनी मेन चीज़ें देखनी है। तो इन 300 लोगों की टीम बिल्डअप करने के लिए प्रोड्यूसर हायर करते हैं लाइन प्रोड्यूसर्स को, जैसे हम हैं, हमें वो हायर करते हैं एज ए लाइन प्रोड्यूसर। वो हमें बता देते हैं कि ये उनकी फिल्म है, इतना उनके पास पैसा है, इस पैसे में ये फिल्म बननी चाहिए। और फिल्म मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक स्टोरी बन गई और शूटिंग हो गई और थिएटर पे रिलीज कर दी और ख़त्म। नहीं, फिल्म मेकिंग हमेशा एक आर्ट की तरह किया जाता है। अगर आपको किसी ने 100 करोड़ या 50 करोड़, अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं तो अगर आपकी कोई छोटी फिल्म है, आपको फिल्म बनानी है, आपके पास कहानी भी अच्छी है और आपकी, लेकिन आपके पास 10 करोड़ है, अच्छा, तो सक्सेसफुल फिल्म मेकिंग वही होता है जो जो स्टोरी है उसको जस्टिस भी दे, वो स्टोरी भी बने, लेकिन वो स्टोरी 10 करोड़ के अंदर ही बने। अगर वो स्टोरी 10 करोड़ के आगे 11 करोड़ चली गई तो ये फिल्म मेकिंग नहीं हुई। अच्छा। फिर तो वो कोई भी कर लेगा, right. बस पैसे रखे हुए हैं, आपको जितने खर्च करने, जिसके ऊपर खर्च करने करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो हेडाक होता है, ये जो टेंशन होती है लाइन प्रोड्यूसर्स की होती है कि तो मेरे पॉकेट में सिर्फ 10 करोड़ है, 10 करोड़ में मेरे को एक फिल्म बनानी है जिसमें मुझे सबको खुश भी रखना है। 300 लोगों की यूनिट है, जिनके 300 लोगों की यूनिट का पीछे कम से कम 900 लोग खाना खाते हैं। अगर 300 लोग काम कर रहे हैं तो उनकी फैमिलीज हैं, सब हैं। तो इन लोगों को टाइम पे पैसे भी पहुंचने चाहिए, ये लोग टाइम पे काम पे आने भी चाहिए, शूटिंग भी टाइम पे ख़त्म भी होनी चाहिए। और हमारा शूटिंग का एक लिमिटेड पीरियड होता है, शूटिंग 24 घंटे तो हम करते नहीं हैं, वो भी एक इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं 8 घंटे या 12 घंटे। तो आज का स्टैंडर्ड जो चल रहा है आवर्स, वो 12 घंटे का होता है फिल्म मेकिंग है, फिल्मों के लिए। तो उस 12 घंटे में शूटिंग ख़त्म भी होनी चाहिए। ये 300 लोगों का जो केयर करना होता है, मतलब खाने से लेके घर पहुंचने से लेके वापस कल सुबह सेट पे आने तक, तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है, ये सारा का सारा जो एग्जीक्यूशन होता है, वो हम लाइन प्रोड्यूसर्स करते हैं। वाह। तो आपको, जैसे मैं फिर से पूछना चाहूँगा, ये अब 10 करोड़ की अगर हम बात करते हैं, ये 10 करोड़ सीधा आपको दे देंगे कि नहीं लगाओ? प्रोड्यूसर हमें 10 करोड़ नहीं देते, प्रोड्यूसर के पास 10 करोड़ होता है, वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि 10 करोड़ है मेरे पास, आप मेरे को 10 करोड़ का एक बजट बता दो, आप मुझे 10 करोड़ का ब्रेकअप दे दो कि आप मेरे 10 करोड़ कहाँ पे खर्च करोगे। अच्छा। तो हम उसका एक बजट शीट बनाते हैं, ब्रेकअप बनाते हैं कि ये 10 करोड़ हम यहाँ खर्च करेंगे, और वो प्रोड्यूसर को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। कि ये एक्टर के इतने पैसे जाएंगे, डायरेक्टर के इतने जाएंगे, लोकेशंस के इतने जाएंगे, मतलब बहुत सारे हेड्स होते हैं, बहुत सारे हेड्स होते हैं। अगर मैं आपको मेन हेड्स बताऊं तो एक फिल्म मेकिंग के लिए क्या चाहिए, आप बोलते हो रोल बोलने के लिए डायरेक्टर की टीम होती है, कैमरा चाहिए, साउंड चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, लोकेशंस चाहिए, बिल्कुल, एक्टर्स चाहिए, बैकग्राउंड एक्टर्स चाहिए, कोरियोग्राफर चाहिए, डांसर्स चाहिए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये इंसान सब कुछ ये आप ही फिगर आउट करोगे? ये हम फिगर आउट करते हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स। सर, इन अ मूवी, अगर मैं एक मूवी या कोई शो बना रहा हूँ, उसके लिए लाइन प्रोड्यूसर मुझे कितने चाहिए? डिपेंड होता है। अगर आपका छोटा बजट का फिल्म है, अगर 10 करोड़ की फिल्म है तो एक लाइन प्रोड्यूसर आपके फिल्म में बहुत हो जाए, क्योंकि प्रोड्यूसर के बाद जो होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, लाइन प्रोडक्शन टीम को अपना प्रोजेक्ट दे देता है। तो लाइन प्रोडक्शन जो टीम होती है वो अपना प्रोजेक्ट करती है। कभी कभी होता है कि कोई कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं या फिर कोई बड़ा प्रोड्यूसर होता है, तो वो इसमें भी प्रोड्यूसर्स में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, okay. प्रोड्यूसर आ जाते हैं, उसके बाद अभी तो मॉडर्न फिल्म मेकिंग में 2 प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर कुछ लोग को प्रोड्यूसर हो जाते हैं, फिर कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आ जाते हैं, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर आ जाते हैं, फिर लाइन प्रोड्यूसर आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स टर्म ना एक्चुअली यू नो जो बाहर के लोग होते हैं, लाइक हमारी जनरल लेमन ऑडियंस, वो लोग इतना कंफ्यूज होते हैं ना कि हु इज ईपी, लाइन प्रोड्यूसर कौन है,
प्रोडक्शन हेड भी होता है एक Correct. ऐसे करके, तो ये डिफरेंस आई थिंक आज काफी हमारा क्लियर Exactly. हो हाँ. गया। मतलब मेरे को अभी भी ईपी ऑनेस्टली भी थोड़े दिन पहले ही पता चला है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या शुक्र है He's a EP. So executive producer is a senior of the line producer. या ओ, अच्छा, एग्जीक्यूटिव okay. प्रोड्यूसर सीनियर होते हैं जो लाइन प्रोड्यूसर्स हायर करते हैं। तो दो तरीके की फिल्में बनती हैं, एक तो प्रोड्यूसर के पास 10 करोड़ है, उसने उठा के एक लाइन प्रोड्यूसर को 10 करोड़ दे दिए और बोल दिया कि भाई मैंने 10 करोड़ आपको दे दिए, अब इस 10 करोड़ में आप मुझे मेरी फिल्म बना के दो, चाहे ये फिल्म 8 करोड़ में बनाओ, 11 में बनाओ या 15 में बनाओ, मुझे उससे लेना देना नहीं है, Right. मुझे ये फिल्म बन के इसका फर्स्ट कॉपी मेरे ऑफिस में आ जानी चाहिए। मिनिमम 10 करोड़ का बजट तो सुन ही रहे हैं हम, इसमें अभी तक 10 करोड़ का बजट होता ही है, मतलब अभी तक कोई भी अभी हाँ मतलब अभी के हिसाब से अभी हम कोई भी छोटी भी फिल्म करने जाएं तो आज की हमें डेट 10 में करोड़ अगर हम एक अच्छी हाँ. नॉर्मल फिल्म बनाते हैं, मतलब गुड डिसेंट फिल्म, तो 10 करोड़ इज द मिनिमम बजट। हाँ बट डिपेंड है एक्टर्स टैलेंट के Correct, ऊपर है। correct. अगर आपको एक गुड एवरेज फिल्म बनानी है तो आपके पॉकेट में 40 करोड़ तो होने चाहिए, 40 करोड़ क्योंकि अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे मेरे प्रोजेक्ट 60+ करोड़ के प्रोजेक्ट हुए हैं। नाइस। हाँ मैंने कोई प्रोजेक्ट मतलब छोटे नहीं हुए, तो 60+ करोड़ 7 के जन्म का project- मैंने जो सोचा है कि कितना मेरे को कमाना है वो उसके आसपास भी नहीं है, उससे भी बहुत नहीं ज़्यादा नहीं है। क्या होता It's a है lot. हम तो फिल्म मेकर्स हैं, Yeah, हम right. पॉजिटिव सोचते हैं। कल मेरा को एक ऐसा और- हो जाए कि आप 60 करोड़ पर डे पर फिल्म का लेने लगे। मैं एक्टर बन रहा इंशाल्लाह। हूँ बिल्कुल। तो ये फिल्म मेकिंग है, कब किसकी किस्मत कब हाँ, पलट जाए ये- किसी को ये पता बात नहीं बिल्कुल है। सही You है। never know. किसी को नहीं पता है कि किसकी किस्मत कैसे पलट जाए। Exactly. कुछ फिल्में तो आप लोगों को पता भी है, मैं अभी फिल्मों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता भी है कि 3 और 4 करोड़ में फिल्में बनी हैं जो 100 करोड़ क्रॉस करके गई हैं। वाओ। एंड फिल्मों की स्पेसिफिकली बात करें, आपके प्रोफाइल में हमने देखा बहुत सारी बेहतरीन फिल्म्स हैं, आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, तापसी पन्नू, यस अक्षय कुमार, अभी कियारा recently- आडवाणी, करेक्ट। everyone. अभी रिसेंटली अल्लू अर्जुन, पुष्पा 2, ओ वेरी नाइस, सो गुड। तो है सॉरी अल्लू ये dreamy हो गई थी वो। Oh. सॉरी एक्चुअली एक फनी सीन बताना चाहता हूँ मैं आपको। प्लीज। मैं अल्लू अर्जुन का? अल्लू अर्जुन के साथ ओके आई एम इंटरेस्टेड। और यस उन लोगों के ऊपर मेरा इंप्रेशन कैसे पड़ा। ये फिल्म का ऑफर आया पुष्पा 2 का, तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि पुष्पा 2 करनी है। एक्चुअली मैंने वो पूरी फिल्म नहीं की है, मैंने आधे से मतलब बहुत पूरी कर ली है, लेकिन मेरे को छोड़नी पड़ी वो फिल्म, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो हमें बोला गया कि आपको हैदराबाद जाना है क्योंकि पुष्पा 1 हिट हो चुकी है, तो उनको अभी पुष्पा 2 के लिए कुछ अच्छे लाइन प्रोड्यूसर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स चाहिए Okay. जो वहाँ पे जाके एक मॉडर्न तरीके से फिल्में शूट कैसे होती हैं ये वहाँ की यूनिट को बताएं। बिकॉज क्या है, ये जो फिल्म है ना पुष्पा, ये तो है तेलुगु में हो गया रीजनल, मतलब अगर हम महाराष्ट्र में मराठी फिल्म बनाएंगे हाँ। और उसको डब करके बेचेंगे, लेकिन बनाएंगे तो मराठी, हाँ, तो बिल्कुल। रीजनल ही होगा। Right, right. तो उनके लिए साउथ वालों के लिए भी, साउथ में भी ये रीजनल फिल्म थी, Right. बट ये हिंदी में डब करके इसे उन्होंने शूट करके हिंदी में डब किया और बहुत ही बढ़िया और हिट फिल्म निकली। तो पार्ट 2 के लिए उन्होंने सोचा कि अब कुछ मतलब मुंबई से लोग मंगाया जाए, बिकॉज बॉलीवुड इज फेमस। राइट, ऑफ कोर्स। तो हम लोग बॉलीवुड की तरफ से गए वहाँ पे, हम 2 लोग थे, मेरे एक सीनियर भी थे, विशेष अग्रवाल नाम है उनका, वो भी साथ में थे मेरे। तो वहाँ पे गए, हमने काम करना शुरू किया, लेकिन यू नो साउथ वाले जो लोग हैं वो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है काम करने का तरीका। हाँ। अगर वो तेलुगु में फिल्म बनाएंगे तो तेलुगु में ही बात करेंगे। ओ वंडरफुल। उनका आपको अगर नई लैंग्वेज आ रहा है समझ हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, तो वो जर्नी है, इसलिए मेरे को छोड़नी पड़ी लैंग्वेज की वजह से। दैट्स एक्चुअली अ वेरी तो वहाँ का serious बहुत अच्छा problem. सिस्टम है काम करने का, मैंने देखी है। हाँ. मैंने लोगों को, मैंने मुंबई में भी देखा है कि फिल्म बना रहे हैं हिंदी में, और हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो भी हरियाणा बेस्ड है या यूपी बेस्ड है, तो उसके डायलॉग्स भी एकदम जाट वाले डायलॉग या भोजपुरी डायलॉग है, हाँ. लेकिन उसका क्रिएटिव आएगा कोई लंदन से, उसका क्रिएटिव होगा कोई फिरंगी होगा, मैं ये समझ रहा हूँ इस चीज़ और को। फिर वो आके क्रिएटिव वाइज सबको बताएगा इंग्लिश में। जो एक्टर्स है उनके सर के ऊपर से बाउंस हो जाता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो कुछ टेक्नीशियन है उनके सर के ऊपर से बाउंस हो जाता है, इंग्लिश नहीं बिल्कुल। आती। तो जो क्रिएटिविटी होती है ना, जो आपकी 100% क्रिएटिविटी होती है वो 70% पे आके रुक जाती है, और जब आपको कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो 20% और कम हो जाता Very है, nice. तो आप 50% में काम करते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। अरे एक फिल्म मेकिंग के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, फिल्म मेकिंग के लिए कैनवास और विजन की जरूरत है। बिल्कुल। यस एग्जैक्टली। आप जब फिल्म बनाते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की फिल्म बने, लेकिन आप उसकी फ्रेमिंग तो फ्रेमिंग होती है, Right. कैमरे से ही शूट करते हो ना। पिक्चर Right. टेल्स द स्टोरी।
करेक्ट, स्टोरी टेलिंग ही होती है ना, मतलब आप इंग्लिश में कोई कैमरा थोड़ी ना अच्छे ला सकते हो, या इंग्लिश में एक्शन कैसे करते हैं, इंग्लिश में डांस कैसे करते हैं, ये नहीं होता। तो मेरा कहना यही है कि अगर हम मुंबई में या फिर बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो मुझे मेरे डायरेक्टर्स को और क्रिएटिव्स और कंपनीज को एक बात कहनी है कि आप अगर हिंदी में फिल्म बना रहे हो तो आप आपके टेक्नीशियन से हिंदी में बात करिए, उनको पता तो चले कि आप क्या सोच रहे हो। आप इंग्लिश में बता देते हो उनको और उनको समझ नहीं आता, और आप उनके सीनियर हो इसलिए वो आपसे बोलने में शर्माते हैं, हेजिटेट फील करते हैं कि मैं इनसे कैसे पूछूं कि आपने क्या बोला। तो इसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। साउथ में वैसा नहीं है। साउथ में मैं तेलुगु फिल्म करने गया, मतलब सबको 80% यूनिट उनका वहीं का प्रॉपर था, हैदराबाद का, सब तेलुगु में बात कर रहे हैं। उनका जो डायरेक्टर थे कुबा, वो पोलैंड से आए हुए थे, तो वो तो इंग्लिश में बात करते थे, उनसे कोई लिमिटेड 1-2 लोग बात करते थे, उनको समझा देते थे। ही वॉज अ कैमरामैन। तो हम लोग भी गए, अब शुरू हो गया, क्योंकि हमारा जो काम है ये लोकल प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट करना होता है, उनको समझाना होता है एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो हम समझाए उनको, तो उनको समझ नहीं आया। और मैंने देखा भी, मैंने फील भी किया कि उनको हिंदी बोलना आता है, लेकिन हिंदी में नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि आप तेलुगु सीख लो। अब मैं पहली बार गया हूँ हैदराबाद, मैं कहाँ से तेलुगु सीख लूँ? 6 महीने का पहले कोर्स करो, फिर उसके बाद आगे मूवी। नहीं, बट आई एम हैप्पी इन बॉलीवुड, तो मुझे तेलुगु क्यों सीखनी है? एग्जैक्टली। मतलब साउथ के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी हिंदी में काम करने लगे हैं, तो क्या अभी हम थोड़ी ना उनके ऊपर फोर्स करते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये और ऐसे बहुत सारे साउथ के टेक्नीशियन हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, तो हम उनके ऊपर फोर्स नहीं करते कि नहीं आपको मराठी बोलना चाहिए। अब मुंबई में काम करो तो मराठी में बात करो, मराठी सीखो, उसके बाद हिंदी में आओ। तो वैसा नहीं होता। आजकल मराठी फिल्मों में भी बहुत सारे नॉन मराठी टेक्नीशियंस होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं नॉन मराठी, कैमरामैन भी होते हैं जो टेक्नीशियन, हेड ऑफ टेक्नीशियन होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो अल्लू अर्जुन और जो उनके डायरेक्टर है बी सूर्यकुमार, तो इन लोगों से मैं वहाँ पे मिला। इन लोगों पे वहाँ से मिलने के बाद अभी यार मेरे को ना अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी, पता आपको? उसमें डायलॉग था, फील माय लव। ऐसा प्यार हुआ कि टैटू हो गया। मैं पहले से था और बाय कॉलेज टाइम में था मैं, तभी मैंने टैटू बनवाया था। और ये मूवी बात अभी आई है। टैटू करवाया आपने? तो बी सूर्यकुमार जो थे डायरेक्टर पुष्पा के, वो और अल्लू अर्जुन, इनकी फर्स्ट फिल्म थी। इन्होंने दोनों ने साथ में डेब्यू किया था आर्या फिल्म, और इस आर्या फिल्म का फेमस डायलॉग था फील माय लव। तो आप देख सकते हैं ये, लेकिन ये मैंने तभी कॉलेज टाइम में देखी थी ये फिल्म, मेरे कॉलेज टाइम में, और तभी मैंने वो लिखवा लिया था। और जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको ये दिखाया, बहुत खुश हूँ। मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतनी पुरानी फिल्म का इतना बड़ा फैन भी कोई मिल सकता है। हाँ, तो उनके साथ में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन फिर वही धीरे धीरे हमने शूटिंग्स भी शुरू की, रामोजी राव फिल्म सिटी में सब कुछ शुरू किया, सब कुछ हैदराबाद में हुआ। लेकिन फिर वही थोड़ा लैंग्वेज बैरियर की वजह से फिर हमने सोचा कि ठीक है, मतलब जहाँ तक शूट करना था, जहाँ तक करना था हमने कर लिया शूट। स्पेसिफिकली लैंग्वेज वाले एरिया में मुझे लगता है कि अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, सब लोग आई थिंक अगर थोड़ा बेटर कम्युनिकेट ही कर पाएंगे ना, तो वी कैन गेट ओवर दिस लैंग्वेज बैरियर। बिकॉज सी यहाँ पे भी जब कुछ मराठी फिल्म, जैसे हम बहुत सारी सैराट जैसी फिल्म को कितना प्यार से हिंदी ऑडियंस भी देखती है, ठीक है, हम वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, पैरासाइट जैसी फिल्म जो हमारी लोकल लैंग्वेज में तो नहीं है ऑफ कोर्स। सो आई थिंक सिनेमा हैज नो लैंग्वेज एंड वी शुड जस्ट, इनफैक्ट समथिंग सेम हैपेंड विद मी। मैं केरला में एक ज्वेलरी शूट कर रही थी एंड आई हैड अ ह्यूज सेट जहाँ पे 100 लोग थे और डांसिंग सीक्वेंस था। So this AD, he comes and AD and choreographer, उन्होंने अपना मलू लैंग्वेज में स्टेप समझा दिए कि ऐसे 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 करना है, and I am the lead of that act show. They say action and I am just standing and 90 people behind me are dancing just like that. And they came to us, okay, why didn't you dance? Because you're asking this in English and you gave me a brief in your language, so I couldn't understand. But then they were like, no, we'll sit and tell this to you. So I think थोड़ा कम्युनिकेशन अगर इजी रहता है तो ये बैरियर फेस नहीं किया होगा, ओपन माइंडेड एंड सपोर्टिव। नहीं, नॉर्थ इंडिया में जहाँ साउथ छोड़ के बाकी कहीं में भी बैरियर फेस नहीं होता। मैंने नॉर्थ इंडिया के हर जगह पे शूट किया, आसाम में शूट किया है, उसके बाद उत्तराखंड में शूट किया है,
हाँ ऑफ कोर्स हाँ। नॉर्थ इंडिया में तो आई डोंट थिंक क्योंकि हिंदी हमारे सब नागालैंड में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था नागालैंड में right, हम लोग right. नागालैंड में रेकी करने गए थे मेरे को अभी याद है मैं एक छोटे सा आपको कहानी बताता हूँ नागालैंड का हाँ। नागालैंड में रेकी करने गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैलाए कि लोग कुत्ता खाते हैं डॉग्स खाते हैं Oh my God. हाँ ब्लैक डॉग खाते हैं तो वहाँ पे लोगों ने कहा था मुझे कि यहाँ पे ना तुम्हें कोई भी ब्लैक कलर का डॉग नहीं दिखेगा और अगर दिख गया तो भाग जाना उसको देख के बोला क्यों बोलते नहीं वो डॉग तुरंत लोग पकड़ते डॉग को काट के खा लेते हैं तो मैं बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता है तो रूमर्स हैं मतलब मैंने कभी देखा नहीं किसी को डॉग काट के खाते हो तो मैं कैसे किसी के बारे में मान लूँ कि डॉग खाते हैं राइट तो बोले ठीक है कोई बात नहीं तो वहाँ पे ना एक पूजा चल रही Why है black dog only? वो उन लोगों का Tradition है, मानना है। ट्रेडिशन है कि ब्लैक डॉग अच्छा है हेल्थ के लिए अच्छा है ब्लैक डॉग हेल्थ के लिए अच्छा है ब्लैक हाँ डॉग वैसे भी बेटर है हाँ ये सब कोई खाने की चीज़ नहीं होती है भगवान ने बहुत कुछ बनाया खाने के लिए बिल्कुल नहीं है हाँ। एब्सोल्युटली तो वो खाना चाहिए सो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इतनी सारी हमने बात की है बट आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज अ लाइन प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो जैसे किसी को डायरेक्टर बनना है देयर इज अ फिल्म मेकिंग कोर्स किसी को एक्टर बनना है देयर इज अ एक्टिंग कोर्स लाइन प्रोड्यूसर अगर किसी को बनना है ये शिवम का सवाल था तो एग्जैक्टली करना क्या होता है टू बिकम अ लाइन प्रोड्यूसर नाइस क्वेश्चन एक्चुअली लाइन प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन का ऐसा कोई कोर्स नहीं होता फिल्म मेकिंग में प्रोडक्शन सिखाया जाता है हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फिल्म मेकिंग से माहिम में मेरा कॉलेज था मैंने फिल्म मेकिंग तो किया है मैंने बट प्रोडक्शन होता क्या है ये आपको तभी मालूम होता है जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे सेट पे या फ्लोर पे आते हो और मेरा जर्नी तो बहुत ही अलग शुरू हुआ मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ बीकॉम का 2014 में तो मेरे को बहुत शौक था फिल्म मेकिंग का मतलब कॉलेज टाइम से ड्रामा डांस इस सब में मेरा चलता था मेरे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स होते थे उसमें मेरे बहुत सारे मेडल भी जीते हुए हैं इन सारी चीज़ों में तो मैं सीधा मतलब कॉलेज ख़त्म करते सीधा मुंबई भाग के आ गया मेरा मुंबई में कोई नहीं था मुंबई में रहना कहाँ है जाना कहाँ है खाना क्या है पता नहीं कुछ नहीं मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे अपने घर पे रखा वो नवी मुंबई में रहता है तो उसके बाद में मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि भाई तुझे करना क्या है तो मैंने बोला मुझे हम लोग को एक काउंसलिंग की गई थी कि आप लोग एविएशन कर सकते हो मतलब फिल्म मेकिंग में आने से पहले एविएशन का फिल्म मेकिंग से कुछ लेना देना नहीं कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हमारे कॉलेज में काउंसलिंग हुई थी कि आप लोग अगर एविएशन कोर्स करोगे तो आप लोग बहुत ही आगे जाओगे सक्सेसफुल होगे अच्छा ओके हाँ और ऑनेस्टली मैं आ गया यहाँ पे मैंने उसकी फीस लाखों में थी तो मैंने उसके लाखों की फीस भर भी दी घर वाले ने बोल दिया घर वाले बोल रहे थे MBA कर लो मगर मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं एविएशन कर लूँगा चलेगा हाँ तो उसकी फ़ीस लाखों में थी तो मैंने लाखों में फ़ीस भर दी घर वालों ने मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो इतनी फ़ीस भी अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल था लेकिन मेरी माँ ने अफोर्ड किया मुझे पैसे दिए और मैंने वो एविएशन में ज्वाइन तो कर लिया मैंने लेकिन क्या होता है ना मुंबई में ना बहुत सारे लोग ना बेवकूफ़ बनाते हैं आपको वो लोग ना लोगों के फीलिंग से खेलते हैं उनको पता नहीं होता तो ऐसे मेरे साथ हुआ मेरे 2 दोस्तों के साथ में हम 3 दोस्त थे हम लोग एक छोटे से गांव से आए हुए थे हम लोग की इंग्लिश बहुत ख़राब थी अभी मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है तो हम लोग आए हमने वहाँ पे एडमिशन लिया उनसे उनको हमने बताया भी और एविएशन एक एयरलाइंस का काम है पूरा बिल्कुल तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए तो हमने उनको ऑनेस्टली बताया कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है तो बोले चलेगा कोई इशू नहीं क्योंकि उनको हमसे बस पैसे लेने थे हमें पैसे चाहिए तो वो लिए उसके बाद में जो हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ तो वो सब कुछ इंग्लिश में होता था तो मैं बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता था क्योंकि मुझे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा तो मैं सीखूंगा कैसे तो मैंने वो क्विट कर दिया वहाँ इससे पहले आप बीकॉम कर चुके थे हाँ मैं ग्रेजुएशन कर चुके थे बीकॉम खत्म हो गया था तो फिर मैंने वो क्विट कर दिया मैंने मेरे माँ को बताया भी नहीं कि मैंने क्विट कर दिया तो मैंने मेरे घर पे वापस झूठ बोला कि वो कोर्स का जो फीस है उसमें और 1 लाख रुपए की ज़रूरत है क्योंकि तब मेरे पास पैसे भी नहीं थे मैंने सारे पैसे दे दिए और उनका टर्म्स कंडीशन था कि आप वापस पैसे ले नहीं सकते हो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे और मैंने 5 दिन में वो कोर्स मैंने मेरे 2 दोस्तों ने क्विट कर दिया तो उसके बाद दोस्तों ने आपके हम 3 दोस्त में ही हाँ किया? हाँ हम तीनों एक ही क्लास से थे हम तीनों एक ही गांव से थे पोलाड गांव है मेरा महाराष्ट्र में ही है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनको भी फिल्म मेकिंग करना था नहीं उनको पता ही नहीं था क्या करना है वो बस आ गए थे मेरे साथ ये सबसे बढ़िया लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता हम तीनों को पता नहीं था क्या करना है मेरा एक फोकस था कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है लेकिन मेरे पास कोई लिंक्स नहीं थे तो हम लोग आ गए थे ऐसे ही तो वो दोस्त हम सब ने मिलकर पैसे हम तीनों ने क्विट कर दिया तीनों को फिर पता नहीं अभी क्या करना है तो फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी अपनी अभी जॉब करेंगे अलग से और मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म मेकिंग में जाऊँगा तो फिल्म मेकिंग जाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है फिर मैंने मेरे घर वालों को झूठ बोला माँ को झूठ बोला
कि मुझे एक्स्ट्रा फीस भरनी है, एक्स्ट्रा ये करिकुलम। पहली बार तो नहीं जा रहा लाइव? हाँ? ये बात पहली बार तो नहीं पता पहली बार आपकी मम्मी- पहली बार पता लग रही है ये बात? नहीं, मेरी मम्मी अभी नहीं है इस दुनिया में। ओह सॉरी। हाँ, तो मेरी मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने मुझे सपोर्ट भी किया, उन्हें फिर से पैसे दिए। हाँ। फिर वो पैसे मैंने फिल्म मेकिंग में भरे। लेकिन वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। वहाँ पे भी हमको काउंसलिंग किया गया था, बताया गया था कि आप फिल्म मेकिंग करोगे, आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप कोई क्रिएटिव बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो। लेकिन तब मुझे पता ही नहीं था ना कि डायरेक्टर का काम क्या होता है, राइटर का काम क्या होता है, क्रिएटिव का काम क्या होता है। मैं तो पूरा ब्लैंक था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने वहाँ भी पैसे भर दिए, लेकिन वहाँ पे भी उन लोगों ने एकदम बेवकूफ़ बनाया। अभी मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, माहिम में है वो कॉलेज, समझ गए सब आप? तो उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। उन लोगों का भी वही था, मतलब आप बॉलीवुड सिखा रहे हो लेकिन इंग्लिश में सिखा रहे हो, आप सब कुछ इंग्लिश में बता रहे हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में तो आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो, और आप डायरेक्टली बोल रहे हो जाओ पहले इंग्लिश सीख के आओ। तो ये मेरे को बुरा लगा। फिर मैंने वो क्विट तो नहीं किया, वो पूरा किया मैंने, लेकिन वो मेरे लिए जीरो था। पूरा करना मतलब कोई मतलब का नहीं था। मतलब वैल्यू ऑफ अ डिग्री कुछ वैल्यू नहीं था मेरे लिए, कुछ वैल्यू। फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म मेकिंग में आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आपका एक्सपीरियंस और आपका विजन कितना अच्छा है ये मैटर करता है। प्लीज ये तो आपका विजन होना चाहिए, आप कितने क्रिएटिव हो। और फिल्म मेकिंग तो हर कोई कर सकता है। लोग कहते हैं कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, विजनरी होना चाहिए। विजनरी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ अलग मत करो, लेकिन जो कर रहे हो उसको दिल से परफेक्ट करो, यही होना चाहिए। अलग क्या होता है, मतलब अभी आज तक तो कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं। हाँ। कितने सारे टॉपिक तो वही होता है, एक तो लव के ऊपर बनेंगी, बिल्कुल, या किसी का दिल टूट गया उसके बनेंगी, ऑनर किलिंग के ऊपर बनेंगी, या किसी की बायोपिक बन जाएगी। है तो टॉपिक वही सारे ना, बस आप उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे करते हो इसके ऊपर डिपेंड है। एग्जैक्टली। अभी अगर मैं क्रिकेट का बताऊं तो क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, फुटबॉल के ऊपर बन चुकी हैं, हॉकी के ऊपर बन चुकी हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं। लेकिन स्टोरी टेलिंग कैसे होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। आप अपनी फिल्म कब बनाएंगे? मेरी फिल्म नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर? हाँ, मेरे को आ जाएगी। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मेरी फिल्म बनाने के लिए। शिवम खड़े होके माय हाइट इज 5 feet 10 inches, मैं राइट प्रोफाइल बता रहा हूँ। प्रोफाइल। मेरे को पता है आप क्यों वर्क विद अक्षय कुमार। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। उनके साथ सेट पे क्या एक्सपीरियंस रहा कि जब वो आने वाले होंगे सेट पर, उससे पहले यू नो? तो वो कॉलेज वालों का डिग्री भी कोई मतलब का नहीं रहा, राइट। तो वो भी जीरो हो गया। उसके बाद में मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो मैं करूँ क्या, और पैसे भी जेब में नहीं थे। उसके बाद तो मेरा एक फ्रेंड था, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, प्रसाद नाम का फ्रेंड था, मेरे ही एरिया से था। उसका एक फ्रेंड था फोटोग्राफर, उसने उसका नंबर दिया जिसका नाम था प्रसाद। उस प्रसाद ने और एक नंबर दिया जिसका नाम था प्रसाद, और उसने और एक नंबर दिया जिसका नाम था प्रसाद। परमिंदर की याद आ गई पीपीटी से। तो ऐसे चौथे जो 4th नंबर का प्रसाद था, तो उसने एक नंबर दिया मुझे, माफुस्कर करके कास्टिंग डायरेक्टर है, रोहन माफुस्कर। मुझे आज भी उनका नाम याद है, मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मेरे को एक नंबर दिया था। तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया जो मेरे जिनके पास मेरे को पहली बार भेजा। तो मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम आरके स्टूडियो देखा, फर्स्ट टाइम। मैं बहुत खुश हुआ कि अभी आरके स्टूडियो, और एक मराठी रियलिटी शो चल रहा था। किस ईयर की बात है? ये 2015। हाँ, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो मैं आरके में गया, तो वहाँ पे, और फनी पार्ट ये था कि लोगों ने पहले सिखाया था इंटरव्यू के लिए जाना है तो फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, शूज़ वो जूते फॉर्मल होने चाहिए, शर्ट फॉर्मल होना चाहिए। तो मैं फुल फॉर्मल में एकदम चला गया। तो बॉस, वो जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे को देखा, वो बोले ये क्या है, तो फिल्म मेकिंग के लिए आया है कि ऑफिस के लिए आया, ऑफिस बॉय के लिए आया है? तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने ना, तो सबसे फर्स्ट मेरे को उन्होंने सिखाना शुरू किया। सबसे पहले जो थे सिखाने वाले, तो एक मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, लेकिन उनका सिखाने का टेक्निक अलग था। वो मुझे हर रोज़ बोलते थे, तभी मैं नवी मुंबई रहता था, वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आता था, और आरके स्टूडियो चेंबूर में। वो मुझे बोलते थे कल सुबह 4 बजे आ जाना। तो मैं कल सुबह 4 बजे, इंतज़ाम था तभी, एक्साइटमेंट थी, सुबह 4 बजे आके आरके स्टूडियो के गेट पे खड़ा हो जाता था। 4 बज गए, 5 बज गए, उसके बाद में दोपहर के 12 बज जाते थे, तब तक नहीं आते थे वो, और मैं इंतज़ार करता था। 12 बजे के बाद आते थे, मेरे को देखते थे, बोलते अरे आ गया, एक काम कर, कल सुबह 3 बजे आ जाना। फिर मैं घर जाता था, फिर सुबह 3 बजे आता था रात में, फिर आते थे वो 1 बजे, 12 बजे, फिर मेरे को देखते थे, मेरे को बोलते थे काम करना, कल सुबह 5 बजे आ जाना। ऐसे उन्होंने मेरे साथ 7 दिन तक किया। तो जो स्टूडियो गेट का जो वॉचमैन थे, उन्होंने मेरे को बोला बेटा तू क्यों उनके चक्कर में पड़ रहा है, तू जा ना यहाँ से, तू मत आया कर, हमको अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह तो आता है तो यहीं पे खड़ा रहता है दिन भर बिना कुछ खाए पिए।
मैं बोलता था नहीं चाचा, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, जब तक मैं इतनी जल्दी क्विट नहीं करूँगा। जब मतलब अब इन्होंने मेरा पेशेंस लेवल देखना शुरू किया, तो ये जितना कर सके उतना को करने दो। 8वें दिन उन्होंने मेरे को बोला काम करना, तो सुबह 10 बजे आना, तो मैं सुबह 10 बजे आया। सुबह 10 बजे आया तो वो भी सुबह 10 बजे आए, और फिर उन्होंने मुझे उनकी टीम में इन किया। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब आपने ऐसा क्यों किया? वो बोल रहे थे कि फिल्म मेकिंग ना एक पेशेंस का काम है, जिसके अंदर पेशेंस है ना वही फिल्म मेकिंग में काम कर सकता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं तो आप फिल्म मेकिंग में कभी भी नहीं आ सकते। तो मैं तेरा पेशेंस चेक कर रहा था और मेहनत चेक कर रहा था कि तुम्हारे अंदर मतलब तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पोटेंशियल कितना है। तो मैं बोला अभी, तो बोले ठीक है तुम्हारी टीम है, आज से इंटर्नशिप में शुरू हो जाओ। तो तब से मेरी जर्नी शुरू हुई इंटर्नशिप से। फिर कुछ दिन ऐसे भी आए, गोरेगांव स्टेशन पे भी रहना पड़ा बैग लेके। हाँ, क्योंकि नेरुल में अप डाउन नहीं रोज कर सकता था मैं, मेरा सेट तो फिल्म सिटी में लगा हुआ था, तो नेरुल में अप डाउन करना तो बहुत मुश्किल होता था। तो जब सुबह पैकअप होता था, शाम को पैकअप होता था 8 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी पैकअप होता है, उसके बाद में 9-10 बजे आ जाओ, रहने के लिए घर नहीं है तो स्टेशन पे सो जाओ। फिर सुबह वो जो स्टेशन के वॉशरूम होते हैं वहाँ से फ्रेश होकर फिर वापस जाओ। ये था एक जर्नी, शॉर्ट जर्नी था, एक महीने तक चला। लेकिन बाद में फिर मैंने जो मेरे बॉस को बताया बात, तो उन्होंने बोला मेरे को पहले बताना चाहिए था, तो मैंने उनको बताया नहीं था। तभी मेरे को पैसे नहीं मिलते थे, मैंने पूरे 1 साल तक बिना पैसे का काम किया, इंटर्नशिप की। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, लेकिन रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक घर दिया, मतलब रहने के लिए एक जगह पे भेजा और खाने के लिए भेजा। वैसे मेरा पूरा 1 साल तक चला। उसके बाद में फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर उसके बाद में मेरे लाइफ की फर्स्ट फिल्म जो मैंने की अक्षय कुमार जी के साथ, लक्ष्मी बॉम्ब, तो वो फिल्म की। तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो। टेक दैट क्वेश्चन अगेन अक्षय कुमार। तो अभी आपने बताया कि लक्ष्मी आपने करी, लक्ष्मी बॉम्ब अक्षय कुमार जी के साथ। अब अक्षय कुमार सुबह 4-4:30 बजे उठने वाला बंदा, आपने पहले बताया था कि आपको सेट में पहले से प्रैक्टिस वगैरह रेडी रहता है सब कुछ। आपने 7 तक का दिया था टाइम, अक्षय कुमार 4-4:30 उठ जाता है एंड हाँ, बट वो लोगों को बताया गया कि अक्षय जी 4-4:30 बजे जरूर उठते हैं, लेकिन वो उठ के सेट पे नहीं आते हैं। अच्छा, तो 4-4:30 बजे उठते हैं, वो बीच पे जाते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं 2 घंटे की, फिर अपने घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, और वो अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो 7 बजे आ जाते हैं सेट पे। वो डिसिप्लिन है उनका। अगर 7 की शिफ्ट है तो 7 बजे आ जाएंगे वो, लेकिन उनका एक है, जैसे वो आएंगे वैसे उनका मीटर शुरू टाइमिंग का। हाँ, वो 5 बजे जाएंगे मतलब जाएंगे, फिर आपका सीन हो या ना हो। अक्षय कुमार जी के साथ में नाइट शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नाइट में शूट करना प्रेफर नहीं करते। बट मेरी उस फिल्म में मोस्टली बहुत सारे सीन नाइट में थे। एग्जैक्टली, मैंने देखा मूवी। हाँ, तो उन्होंने वो टाइम दिया था हमें। वो आते थे नाइट में, 5 घंटे के लिए आते थे, 5 घंटे के लिए शूट करते थे और चले जाते थे। शूट खत्म करते ही बीच पे चले जाते थे एक्सरसाइज करने, और फिर घर पे जाके सोते थे। तो उनका वैसा है। 9 to 6 जैसे कॉर्पोरेट में इंसान कहता है उसके बाद मैं नौकरी नहीं करने वाला, तो ही गोज लाइक 7 से लेकर मेरा इतना स्केड्यूल है, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली मुझे लगता है, मतलब अभी उनकी सोच क्या है, लेकिन मेरी भी एक सोच है कि ये जो फिल्म मेकिंग होती है ना, मतलब लोगों ने एक बना के रखा है कि फिल्म मेकिंग है ना, तो चलो 15 घंटे शूट कर लो, 18 घंटे शूट कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, ये भी तो एक कॉर्पोरेट लाइफ है। बिल्कुल। पहले की फिल्म में 8 घंटे शूट होती थी, 10 घंटे शूट होती थी, अब लोगों ने 12 घंटे कर दिए उसे। लेकिन 12 घंटे सिर्फ पेपर पे है, लेकिन हम जो काम करते हैं हम तो 16 घंटे काम करते हैं। 7 बजे की शिफ्ट है, हम सुबह 4 बजे आते हैं, 4 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे की शिफ्ट 8 बजे खत्म हुई या 7 बजे खत्म हुई, हम घर सेट पर से निकलते हमें 9-10 बजे जाते हैं, घर पहुंचते हैं 12 बजे। तो इसमें मन नहीं करता कि 8-9 घंटे का ही एक स्ट्रक्चर बना हो और उसी के बीच में सारा काम हो? नहीं, इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि 8 घंटे 9 घंटे का अगर स्ट्रक्चर रखेंगे तो जो हमारी फिल्म मेकिंग फास्ट मूविंग हो रही है वो नहीं होगी। बट बंदा एग्जॉस्ट हो जाएगा, लाइफस्टाइल उसका खराब हो रहा है। वो करेक्ट है, तो हम वही तो है ना, हम फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो अपने आप को हार्म करके दूसरों को हंसाते हैं। तो लोग कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने जरूर हंसते हैं, उनके अंदर का दुख किसी को पता नहीं होता। लेकिन एक्टर्स की बात करता हूँ मैं, जो कैमरे पे दिख रहे हैं, एक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, टेक्नीशियन के पीछे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये हम ऑडियंस को नहीं बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को स्क्रीन पे दिखाते हैं, और कुछ फिल्में रियल भी होती हैं, अपने प्रॉब्लम्स को स्क्रीन पे उतारो। तो यही अपने आप को हार्म पहुंचा के दूसरों को हंसाओ, यही हमारी फिल्म मेकिंग है, यही हम करते हैं। इसलिए और हम सोच नहीं सकते, अगर हम 12 घंटे शूट नहीं करेंगे तो फिर जो कमिटेड डेट्स, मतलब अगर हमने किसी को कमिट किया हुआ है, अगर हमने ऑडियंस को कमिट किया हुआ है कि हम अगर कोई पर्टिकुलर फिल्म कर रहे हैं, हमने ऑडियंस को कमिट कर दिया कि हम दिसंबर में इसे रिलीज कर देंगे, तो अगर हम 8 घंटे ही शूट करेंगे तो दिसंबर में कभी रिलीज नहीं होगा, इसलिए उसे 12 घंटे शूट करना पड़ता है। और 12 घंटे के साथ साथ कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे एक्टर्स हैं, मल्टीपल काम करते हैं, वो एक्टर की कल की डेट नहीं है,
एक्टर्स की कल की डेट नहीं है, लेकिन आज वो काम खत्म करना है। अब क्या हो जाता है कि हम कैमरे के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ों के साथ में काम कर रहे हैं, लाइट के साथ में काम कर रहे हैं, कैमरे के साथ में काम कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। ये कब खराब हो जाए, कुछ हो जाए, हमें पता नहीं होता। कुछ लोगों को मैंने देखा भी है, कुछ टेक्नीशियंस को भी मैंने देखा है, कुछ एक्टर्स को भी मैंने देखा है कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए कहते मैंने 12 घंटे बोले थे 12 घंटे हो गए, लेकिन अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और 4 घंटे शूट रुक गई तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर एक्टर बोलता है नहीं यार मेरी कल की शूट है, मैं नहीं रुकूंगा। तो फिर उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ मतलब हमारे इंडस्ट्री के एक्टर्स तो बहुत ही अच्छे हैं सब, लेकिन मैंने देखा कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ उनके वजह से ही वो फिल्म या वो कंपनी रन हो रही है। हाँ, राइट। उनके लगता है कि वो कंपनी या वो फिल्म उनके वजह से ही रन हो रही है। तो इसलिए वो उसका इतना फ़ायदा उठाते हैं कि उसकी वजह से टेक्नीशियंस और बाकी ग्रुप के लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब वो उनका मतलब मुझे एक्टर्स का एक बात समझ नहीं आता कि उनके पास अगर लड़ने के लिए कोई चीज़ कोई वेपन नहीं है तो एक ही बात बोलते हैं मैं नहीं करूँगा शूट। उनको पता है कि आधी फिल्म शूट हो चुकी है, आधी फिल्म मेरे वजह से शूट होनी है, तो मैं नहीं करूँगा। देखकर आपका मन नहीं करता कि यार लेट इट बी, मेरे को ये मैं किस चीज़ में घुस आया हूँ जहाँ पर ऐसा एटीट्यूड है लोगों का। और प्लस एक और भी चीज़ कि कितना एग्जॉस्टिंग लाइफस्टाइल है, तो ऐसा नहीं होता कि यार कभी भी थॉट नहीं आया कि यार ये मेरे को ज़िंदगी भी तो जीनी है, आई वांट टू लिव माय लाइफ, ये 12-12, 14-14, 16 घंटे में काम कर रहा हूँ सेट। करेक्ट, मैंने बहुत सोचा था ऐसा, लेकिन मेरी ज़िंदगी फिल्म मेकिंग है, अगर उसको छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे। और फिल्म मेकिंग में आने से पहले, फिल्मों में आने से पहले 1 साल तो आप देख ही लेते हो सारी चीज़ें, कितना एग्जॉस्ट आप होते हो, क्या होते हो, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और जो बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं, जो पर्दे के पीछे होते हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने होता है। एक्टर्स हैं, एक्टर्स टाइम पे आए और चले गए, प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है, लेकिन हम पहले से माइंडसेट कर लेते हैं खुद को कि अब हम ये फेस करेंगे। और चैलेंजिंग एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, चैलेंज एक्सेप्ट करो, क्योंकि हम किसी भी इंडस्ट्री में जाए, हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, बाकी किसी भी इंडस्ट्री में जाए, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, राइट। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। हम ये भी कभी कभी हमें भी बहुत दिल से बुरा लगता है कि टेक्नीशियंस शूट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर 16 घंटे हो गए शूट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको फुटेज देना है एडिट में। हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, वो कब से हेडफोन लगा के बैठे हैं, सुन रहे हैं, 18 घंटे 16 घंटे हो गए सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने के लिए खाना नहीं मिलता क्योंकि रात को 2 बजे तक शूट चली गई है और हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि 9 बजे शूट खत्म हो जाएगा। अगर 9 बजे शूट खत्म हुआ तो हम खाना नहीं मंगाते हैं बेसिकली, क्योंकि लोग तो घर जाके खाएंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर 9 बजे की शूट रात को 2 बजे तक चली गई और हम एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में शूट कर रहे हैं जहाँ पे खाने पीने की कोई मतलब कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि बिना खाए बिना पिए भी हमारे टेक्नीशियंस काम करते हैं। हमारे टेक्नीशियंस बिना खाए पिए काम करते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है एक फिल्म शूट में कि खाना खत्म हो गया था और हम लोग एमपी में शूट कर रहे थे, एमपी के एक जंगल में शूट कर रहे थे, वहाँ पे पूरा खाना खत्म हो गया था और उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं टेक्नीशियंस को कभी छोड़ूंगा नहीं, मतलब छोड़ूंगा नहीं इन द सेंस मैं टेक्नीशियंस को कभी प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगा, टेक्नीशियंस के हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर लूंगा। क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ था कि हम लोग रात को 2 बजे तक शूट कर रहे थे, पूरा जंगल ही जंगल था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। डायरेक्टर तो नहीं थे इसके जो कह रहे थे? नहीं वो नहीं थे, ये एक छोटा सा एड फिल्म था तो वो हम लोग शूट कर रहे थे। तो उसमें रात को 2 बज गए थे क्योंकि उसमें जो कैमरा होता है, कैमरे की बैटरी जो होती है वो ख़राब हो गई थी। ओके। और वो जंगल होने की वजह से कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं था, तो वो फिर वो भोपाल जाके वो सब ला के बैटरीज करके वो सब करना था, उसमें 6 घंटे वेस्ट हो गए थे। और हम लोग जंगल में हैं, जंगल में बैठे, तो उस वक्त सब कुछ मतलब जो एक लिमिटेड चीज़ें होती है, मतलब अगर हम खाने को ज़्यादा ला नहीं सकते, खराब होगा फेंकना जाएगा, तो लिमिट लेके आते हैं कि तो एक टीम को आपको साथ में लेकर चलना होता है। तो मेरे टेक्नीशियंस ने यहाँ तक हम लोगों के लिए किया था कि उन्होंने कहा था कि जो बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है खाने का, जो चाय बची है, जो पानी बचा है, जो स्नैक्स बचे हैं, वो एक्टर्स को खिलाओ, क्योंकि ये अगर फ्रेश रहेंगे, ये परफेक्ट रहेंगे तो हम जल्दी काम खत्म करेंगे। उस दिन से लेकर आज तक मैं जहाँ पे भी काम करने जाता हूँ, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले टेक्नीशियंस जो हैं उन्होंने खाया नहीं खाया, उनका पेमेंट टाइम पे गया नहीं गया, क्योंकि वो टेक्नीशियन यहाँ तो खा लेंगे लेकिन उनकी फैमिली भी तो पीछे उनकी वेट कर रही होगी। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें, तो ये सब मैं टेक्नीशियंस के लिए मैं हमेशा मतलब जो एक्टर्स के लिए तो मैं हमेशा मतलब कहता ही हूँ कि एक्टर्स को प्रेस तो करता ही हूँ कि एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप स्क्रीन पे एक्टिंग करते हो लेकिन हमारे टेक्नीशियंस पर्दे के पीछे एक्टिंग करते हैं। क्या बात, जो लोगों को दिखाई नहीं देता।
एक और इसी चीज़ से मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक अफवाह सुनने को मिली है कि आप कभी लेटली पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, अरे वो तो- मुझे वो इंसिडेंट जानना है, क्या हुआ था हम लोग एक बार रोड पे शूट कर रहे थे और हो गया था कि एक्टर अवेलेबल था उसी दिन, कल शूट करना ही है। Which film was it? ये शाबाश मिठू फिल्म थी। अच्छा। हाँ, तापसी पन्नू के साथ में हम लोग शूट कर रहे थे शाबाश मिठू। हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे, तो दूसरे दिन वो शूट करना ही करना था, कुछ भी हो जाए वो शूट करना ही है। तो लेकिन रोड पे शूट करने के लिए बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट परमिशन होती है, पुलिस परमिशन, बीएमसी परमिशन, पीडब्ल्यूडी की परमिशन आ जाती है उसमें, लोकल अथॉरिटीज जो होते हैं उनकी परमिशन, बहुत सारी परमिशन होती है। वो प्रोसीजर को 7 डेज का टाइम जाता है। अभी वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया, 7 दिन आप में करना ही है। अगर आप शूट करें तो 7 दिन का आपको टाइम लेना पड़ता है, लेकिन शूट कल करना है। अब यहाँ पे आता है हमारा टैलेंट। अब हमें यहाँ पे हमारा टैलेंट, क्योंकि यहीं पे टैलेंट दिखाना है और कहाँ टैलेंट दिखा सकते हैं। अब शूट भी करना है, एक्टर्स के डेट भी मैनेज करना है, अभी क्या करें। तो उस वक्त मैंने मतलब लॉ को हाथ में लेके मैं बोल दिया चलो शूट करते हैं, और हम लोग रोड पे शूट करना शुरू हो गए। लेकिन लॉ होता है, हमारे लॉ के सामने कुछ नहीं होता। पुलिस आ गई। अब लेकिन पुलिस वाले भी अच्छे थे, उन्होंने देखा कि शूट चल रहा है, उन्होंने शूट तो रुकाया नहीं, लेकिन बोले जिसने शूट कराया उसको पहले दिखाओ कौन है। तो मैं ही था, तो मुझे वो लोग उठा के लेके गए। उठा के लेके पर मेरे को कितना अच्छा लगा वो पुलिस ले स्टेशन गए और में फिर भी बोला अच्छे है। पुलिस वाले भी अच्छे थे, मुझे उठा के लेके गए। हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि मैं उनको अपोज नहीं कर रहा था कि मैं क्यों आऊँ, मेरे को पता है मैं गलती कर रहा हूँ, मैं लॉ हाथ में ले रहा हूँ, लेकिन अब करना है ना। मतलब जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उनके लिए भी तो करना है। करेक्ट। क्योंकि कंपनी का भी ख्याल रखना पड़ता है। हम जिसके लिए काम करते हैं, जो हमें पैसे दे रहा है, क्योंकि और प्रॉब्लम सामने दिखाई भी दे रहा है कि कल अवेलेबल नहीं है एक्टर, परसों से नहीं है, तो कल शूट करना ही करना है। इसलिए हम उसे शूट कर रहे थे। तो पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने मेरे को लॉकअप में भी डाल दिया अंदर। लॉकअप में 2 घंटा बिठाया, और फिर क्योंकि वो करप्टेड पुलिस वाले नहीं थे, वो ईमानदार पुलिस वाले थे। वो बोल रहे थे आप परमिशन दिखाओ और घर जाओ। तो मैंने फिर ऑनेस्ट उनको 2 घंटे के बाद फिर मैंने बोला सर मेरे पास परमिशन नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो वो बोले ठीक है, फिर एक दिन बैठ जाओ अंदर, फिर कल कोर्ट में देखते हैं क्या होगा। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर उनके सीनियर से बात हुई हमारी, तो सीनियर अच्छे थे, तो उन्होंने बोला लॉ तो तूने ब्रेक किया है, तो सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई तो हम करेंगे। तो पूरी रात में था अंदर मेरा, लेकिन अंदर बैठ के मेरा काम तो चालू ही था। अच्छा, कॉल चल रहा है, टीम के साथ में कॉल चल रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपका फोन था? हाँ फोन था मेरे पास, पुलिस वाले ने फोन नहीं लिया ऐसा। बहुत सही, मेरे को भी अच्छा चाहिए यार। जगह लोकेशन। वो तो लॉकअप में उतना ये नहीं करते ना, परेशान नहीं करते। हाँ एक्सपीरियंस रियल Zoom में लाइफ भी थे। पुलिस वाले हाँ। कितने डिफरेंट है फिल्म वाले पुलिस वालों से? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। एक हाँ। इंसिडेंट मेरे को याद आया पुलिस वालों से कि हम लोग कहाँ पर शूट, हम लोग मड में शूट कर रहे थे, मड में। हमारा पुलिस स्टेशन का सीन था, पुलिस स्टेशन का, और पुलिस की गाड़ी हमने प्रॉपर बनाई हुई थी, पुलिस की गाड़ी, और नाइट शूट था हमारा, तो एक चेजिंग का सीक्वेंस था, तो चेस सीक्वेंस था। तो हम हमारी पुलिस की गाड़ी में हमारे पुलिस वाले बिठा के चेस कर रहे हैं सामने वाले गाड़ी को, और पुलिस हमको पीछे से, ओरिजिनल पुलिस हमको चेस कर रही है। अब मेरे जो कैमरामैन थे वो कंफ्यूज्ड है कि ये गाड़ी के ऊपर फोकस करूं कि वो गाड़ी के ऊपर करूं। उनको लगा कि 2 गाड़ियां चेस कर रही हैं, 2 पुलिस की गाड़ियां तीसरी गाड़ी को चेस कर रही हैं। शॉट तो क्या वो निकला कभी इसका भाई? शॉट ले रहे हैं, कभी उसका शॉट ले रहे हैं, कभी इसका ले रहे हैं, तो कभी उसका ले रहे हैं। प्लीज टेल मी फिल्म में वो शॉट यूज हुआ है? ये सावधान इंडिया था, फिल्म नहीं था। ओह, सावधान okay, इंडिया में okay, शूट okay. हाँ, मेरा मैं बट ये क्या बोलता- आपने उस एपिसोड में क्या आपने ओरिजिनल पुलिस वालों का भी नहीं फुटेज नहीं डाला है? नहीं नहीं इंडिया फाइट्स बैक है, आई विश। इंडिया फाइट्स बैक। तो वो हो रहा था, और मैं कहा मैं था, मतलब मैं इनके साथ में पीछे अंदर छुपा हुआ था, क्योंकि एक किसी को साथ में रहना जरूरी होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो एक ही कार मंगाई थी, दूसरी कार कहाँ से आ गई पुलिस की, और वो भी मुंबई पुलिस, ये भी मुंबई पुलिस, हमारा मुंबई पुलिस का सीन था। तो वो चेस कर रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा जो ड्राइवर था वो फिल्मी ड्राइवर था, वो अपना फुल स्पीड से जा रहा है, पुलिस वाला परेशान पीछे से कि ये कौन सा पुलिस ये वाला कौन से है पुलिस जो वाले आ ऐसा- गए हमारे एरिया में। खुद ही हाँ। रेड इतनी लाइट बदमाशी कहाँ से आ रही भाई? उसके बाद में उन्होंने रुकाया, उस वक्त भी मैं अंदर गया था। अच्छा, ओ मैं फिल्म मेकिंग के चक्कर में कम से कम 7-8 बार अंदर जा चुका हूँ, बट मेरे को FIR नहीं हुई है, बट अंदर जो पनिशमेंट, जो उनकी पनिशमेंट होती है वो मुझे मिलती थी। मतलब कोई फिजिकल हार्म नहीं होता था, बट वो एक फाइन भरना पड़ता था, जो भी लीगली तरीके से जाते हैं वैसे। तो उस वक्त चेस किया और पुलिस वाले ने रुका दिया, पुलिस ने रुका दिया। उसके बाद में जो मेरा जो एडी था वो आया उतर के, ओरिजिनल पुलिस वाले बोलते हैं तुझे समझता है क्या, हॉर्न क्यों मार रहा है?
डायलॉग दिया है ना तुमको माइक नहीं लगाया क्या किसी ने? पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, अरे भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसा क्या हो रहा है, मेरे को लगा जूनियर आर्टिस्ट होंगे आपस में लड़के होंगे, तो मैं उसे पूछ रहा हूँ पप्पू जी मतलब मेरे जूनियर वेंडर हैं, तो मैं उनका नाम लेके पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, उनको फोन करूँ क्या? धतिंगरी नहीं करने का, इधर काम करने आओ, काम करने का। बोले इसको भी अंदर ले। फिर मैं अंदर आया, फिर मैंने उनका जो एक्सप्रेशन देखा, मैं समझ गया ओरिजिनल पुलिस है। तो फिर मैंने उससे बात की मराठी में, उनको बोला साहब ये वो बोले हाँ सब कुछ होगा, अब तेरी फिल्म मेकिंग उधर चलेगी। तो वो मेरे को लेके आए इधर मालवनी पुलिस स्टेशन लेके आए। उसके बाद में मैं इधर फोन पे लगा हूँ, तुम लोग शूट करो। तो वो तो मतलब वो फिर वो रीशूट करना पड़ा एक्चुअली। तो उसके बाद में दूसरी पुलिस भी आई, उन्होंने कैमरा भी ले लिया, कैमरा। हाँ तो सिंघम जैसे नहीं है मतलब ये पुलिस वाले, हाँ सिंघम की तरह नहीं है ये। नहीं वो देखो फिल्मी पुलिस होती है, जैसे ये रियल पुलिस है। मैं कहता हूँ रियल पुलिस हीरो है, राइट एक्चुअली ही इज अ हीरो। और फिल्मी पुलिस तो वो तो ठीक है, मतलब सब एकदम से घुमा के ऐसे बीच में हाँ। खुल के आ रहे हैं। पढ़ा ना एडी को, पढ़ा ना इधर एडी को तो पड़ा, पुलिस वाले ने तो एडी को दिया। उसके बाद में हम लोग गए, फिर कोई नहीं, फिर प्रोड्यूसर्स आए हमारे, कैमरा जब्त कर लिया था हम लोगों ने। Oh my God. हाँ सील कर दिया था कैमरे को। तो दो कैमरे थे, एक कैमरे से तो शूट कर रहे थे, फिर दूसरा कैमरा उसको छुड़वाया गया, मेरे को छुड़ाया गया। वो बोले इसको नहीं छोड़ेंगे इस एडी को, ये वो नहीं है, तो उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर मैं 5 घंटे तक बैठा रहा उसके साथ में, बोला छोड़ दो। फिर उसके बाद में फिर एक फाइन लिया उन्होंने, जो लीगल फाइन होता है, तो फिर छोड़ दिया। हाँ उसमें साथ में अगर गाड़ी में एक्टर भी बैठा हो, एक्टर को भी साथ में ले जाए पुलिस वाले, ऐसा होता है ना, एक्टर को उठा लिया, एक्टर को भी ले लेते हैं। अभी अगर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमने परमिशन नहीं लिया है, ऐसे शूटिंग कर रहे हैं, तो सब लोग पुलिस वाले सब लोग को नहीं जा सकते हैं। नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। अभी बेसिकली हम लोग अगर अब शूट करना ही है, परमिशन भी नहीं है, तो हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर देते हैं। मैं हमेशा करता हूँ लोकल, क्योंकि रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम जाके ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मेरे पास परमिशन नहीं है, लेकिन मेरे को ये शूट करना है। आपकी जो भी फाइन है, आपकी जो भी फीस है, जो 7 डेज का आप चार्ज करते हो, आप मेरे को बता दो, आप आपकी फीस ले लो, बट मेरे को मेरी शूटिंग करने दो। मैं मुंबई पुलिस को इतना थैंक्स करता हूँ कि वो कभी ना नहीं बोलते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं फिल्म मेकिंग में। तो वो जो उनकी लीगली फीस है वो लेके वो हमें फिल्म शूट करने का परमिशन देते हैं, लेकिन लिमिटेड चीज़ों के लिए। फिर लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में जा नहीं सकते हो, आपके स्टूडियो के अंदर ही शूट करो, उस गेट में ही शूट करो, रोड पे मत आओ, कैमरास को रोड पे मत रखो, किसी को हार्म मत करो। तो ये सारे टर्म्स कंडीशन वो हमारे सामने रखते हैं। फिर ये टर्म्स कंडीशन हम जाके डायरेक्टर को बताते हैं और फिर हम शूट करते हैं उस तरीके से। सबसे ज़्यादा आज तक के आपके पूरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा टफ लोकेशन कौन सी है जहाँ पे आपने शूट किया? बेलापुर का ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड। बेलापुर में क्रिकेट ग्राउंड है, राजीव गांधी स्टेडियम बेलापुर में, नवी मुंबई में है वो। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, हमने शूट शुरू ही किया था। वहाँ के जितने लोकल अथॉरिटीज़ थे, जितने भी लोकल लोग थे, कम से कम 300 से 400 लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि आप इस ग्राउंड पे शूट कैसे कर सकते हो अलाउ, क्योंकि उस ग्राउंड पे लोकल लोगों का जो ट्रैकिंग होता है, जो जॉगिंग करते हैं, उनको उन लोगों ने बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए कि आप यहाँ पे जॉगिंग नहीं कर सकते हो, मेंटेनेंस चल रहा है। तो वहाँ का एक कोई लोकल पॉलिटिशियन था जिसने ये आवाज़ उठाया था कि अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो क्रिकेट शूट कैसे करने दे रहे हो आप लोग। तो उस वक्त मैं पूरा का पूरा दिन सिर्फ धक्के खा रहा था। बेलापुर का जो म्यूनसिपालिटी ऑफिस है वहाँ का, फिर बेलापुर का जो पुलिस है वहाँ का, जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है वहाँ के। सो मेरा सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक धक्के चालू थे। पैकअप होने के बाद भी नेटवर्किंग तो बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। हाँ नेटवर्किंग है, ऐसा ज़्यादा पुलिस पॉलिटिशियंस। मेरा एक प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि यार तेरा नाम तो विकी मिश्रा है, मराठी कैसे बोल लेते हैं। तो उसमें लोग वंडर फील कर लेते हैं। फिर क्योंकि मेरी मराठी बहुत अच्छी है, मेरा एजुकेशन मराठी से हुआ है, तो मैं मराठी में, और अगर महाराष्ट्र में अगर हमें गवर्नमेंट को अगर कन्विंस करना है तो मराठी तो आनी ही होती है। मराठी में कन्विंस करेंगे तो बेटर होता है, वो हमारी बातें समझ पाते हैं। जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं वो खुद मराठी होते हैं, तो कन्विंस करने का जो तरीका होता है मराठी में वो अच्छा हो जाता है। वो प्रॉब्लम समझते हैं हमारी कि क्या होता है, उस तरीके से। सबसे बड़ा स्किल ही कन्विंसिंग पावर होगा नहीं एक हमारे इंडस्ट्री में तो वही है, क्योंकि लोगों के करोड़ों के पेमेंट्स करने होते हैं।
प्रोड्यूसर पेमेंट्स कभी कभी प्रोड्यूसर की तरफ से रिलीज नहीं होते हैं, मतलब उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके फंड खत्म हो जाते हैं या फिर जो उनके फाइनेंसर होते हैं वो थोड़ा सा लेट कर देते हैं पेमेंट करने में। लेकिन जो जितनी यूनिट है 300-400 लोगों की जो यूनिट है वो लोग तो हमारे भरोसे आए हुए होते हैं, उनके पेमेंट्स होते हैं, उनके पैसे निकालने होते हैं, उनके मंथली सैलरीज देनी होती है, वो हमारे भरोसे बैठे होते हैं। तो जब वो 300 लोगों के कॉल आना शुरू होते हैं तो हम उस कॉल को अवॉइड भी नहीं कर सकते, और मेरा हैबिट है मैं किसी का भी कॉल अवॉइड नहीं करता, मैं जो सिचुएशन है मैं वो बता देता हूँ। आप कहाँ हैं साहब, ये हम हमारे तो कॉल, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको जब किसी से काम कराना होता है तो आप उससे भाई बोल के काम तो करवा लेते हो, और वो टेक्नीशियन आपके लिए काम कर लेता है। करेक्ट। क्योंकि अगर उस दिन वो टेक्नीशियन आपके लिए काम नहीं करेगा तो आपका पूरा शूटिंग खराब हो जाएगा। लेकिन वो टेक्नीशियन ये सोचता है कि मैं जिस शूट पे गया वो शूट पूरा होना चाहिए। लेकिन जब उस टेक्नीशियन को पैसे देने का बात आता है तो लोग उनके फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, लोग उनके फ़ोन अवॉइड करते हैं, ये बहुत गलत बात है। उस टेक्नीशियन को हमेशा याद रखो जिसने आपको आपके प्रॉब्लम के टाइम में आपको सपोर्ट किया, रिस्पांसिबली पूरा काम कराया है जिसने उसकी। और अगर हमारे अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं होगी तो फिर जो करोड़ों के पेमेंट्स हैं वो फिर लोग घर तक आ जाते हैं। ओके। हाँ, 2-3 बार मेरे साथ भी हुआ है, लोग मेरे घर में आ चुके हैं। जो पेरेंट्स या फिर जो लोग हैं जो सोचते हैं फिल्म मेकर्स के बारे में कि जितने भी फिल्मों में काम करने वाले लोग होंगे वो नशा करते होंगे, हाँ एडिक्टेड होंगे, वो मतलब किसी के साथ लॉयल नहीं होंगे, तो ये सब गलत बात है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला इंसान अपना काम करता है और काम करके घर जाता है। भले आपको वो स्क्रीन पे दिखता है कि वो बुरा है, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छा है, इसलिए आपको स्क्रीन में बुरा दिख रहा है। तो ये फिल्म मेकिंग के बाहर के जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि फिल्म मेकिंग होती क्या है, तो आप फिल्म मेकर्स को जज करने से पहले, जितने भी लोग हैं उनको जज करने से पहले अपनी गिरबान में जाके देखो। अपने आप को भी देख लो। करेक्ट, जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी लड़के या किसी और बेसिकली लड़की को ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है। एग्जैक्टली। कि और लोगों के माइंड में बहुत भी गंदगी आ गई है कि लड़की अगर किसी कास्टिंग के लिए जा रही है बोलने वाला तो कास्टिंग काउच में आ जाएगी, या फिर कोई कास्टिंग डायरेक्टर अगर किसी लड़की को फ़ोन कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ ही कराएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। न्यू कमर जो लड़के लड़कियां हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फिल्म वर्ल्ड में आना है तो आप अपने माइंड से पहले ये बात निकाल दो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा सकता। आपके पास टैलेंट है, अगर आप टेक्निकली अच्छे हो, करेक्ट, परफेक्ट हो, तो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है ही नहीं। मतलब ये आपको बताया गया है सिर्फ। एक्चुअली जितने भी लोग इंडस्ट्री से दूर है ना, हाँ, वो लोग ये बातें सुनते हैं और मानते हैं। करेक्ट। जैसे आप आ जाओगे ना, मतलब अ लॉट ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स, उन लोगों को भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने मिली जब तक वो काम करना शुरू नहीं किया था। जैसे ही व्हेन दे गेट इन टच विद द रियल पीपल, गिने चुने 10-15 लिजिट कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में, एवरीबडी वर्क्स सो प्रोफेशनली, और आप काम करते रहो तो कुछ भी ऐसा दिखता ही नहीं है। आई थिंक जो दूर के लोग होते हैं ना उनको ऐसा लगता है, जो कि एक फॉल्स मिसकंसेप्शन। इसमें न्यू कमर्स की भी गलती है। मतलब कुछ लोग भी मैंने ऐसे भी देखे, मतलब हर चीज़ का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊँ तो कुछ न्यू कमर्स का भी माइंडसेट होता है कि मेरे को काम करने तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो काम दो कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ क्या करती हूँ, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। मुझे भी कितने सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं आपको एक्टर के लिए काम नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं भी अगर देखूं, मेरे को कोई पता लगता है ना इंसान ये शायद मूवीज से या इफ आई एम इनटू म्यूजिक से जुड़ा है किसी भी तरह से, वो वन लिरिसिस्ट है, पर मैं कहूंगा मेरा गाना लॉन्च कर दो, लिरिसिस्ट कहेगा मैं क्या करूंगा। तो ये न्यू कमर्स के लिए यही कहना है कि कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं हमारे इंडस्ट्री में वो कास्ट करते हैं, और डायरेक्टर, और वो भी कास्ट वो नहीं करते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर के पास। आपके इमेजेस आपके काम को भेजते हैं और डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग है, जो डायरेक्टर के अंदर जो क्रिएटिविटी है, उनको जो स्टोरी टेलिंग करनी है उसमें आप फिट बैठ रहे हो या नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कहे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, आप मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं आपको काम पे लगवा दूंगा, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, सड़क से नहीं उठा रहा। और हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा हर किसी को एक्टर नहीं बना सकता।
तो उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि न्यू कमर्स लोगों के साथ में लोग आजकल फ्रॉड भी करते हैं। पैसा लेने वाला, कार्ड बनाने के नाम पे, पैसा लेने के नाम पे। तो आपको समझना होगा कि कार्ड कैसे बनते हैं, कार्ड कहाँ बनाए जाते हैं, कार्ड कौन से होने चाहिए, तो ये भी आपको समझना होगा। तो ये जो और सबसे पहली बात, अगर जो बंदा आपको बोले कि 10,000 रुपये दे दो मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ, तो कभी आपका कोई काम नहीं करेगा। जो सामने वाले पैसे मांगे उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि आपको काम करने के पैसे दिए जाते हैं, आपसे लिए नहीं जाते। बिल्कुल। और अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको सामने से बुलाएगा या आपका इंटरव्यू लेगा। और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी बंदा घर पे इंटरव्यू नहीं लेता, वो आपको ऑफिस में बुलाएगा, या फिर अगर उसका ऑफिस के घर पे होगा तो इन सब चीज़ों से बचें, इन सब फ्रॉड से बचें। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में आके मेरा करियर बहुत बड़ा हो जाएगा, यही मत सोचिए। आप अपने टैलेंट को पहचानिए, बिल्कुल, कि आप वो कर सकते हो कि नहीं। मतलब 30 सेकंड का रील बनाने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। नहीं, ये तो सबको लग रहा है आजकल बन जाते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि 30 सेकंड के रील में आप ये शिवम है 30 सेकंड रील वाला सुपरस्टार। आप देखिए आप बन सकते हो, मतलब मैं एक्टर नहीं बोलूंगा आपको, आप रील स्टार बन सकते हो। बिल्कुल, राइट। आप रील स्टार बन सकते हो 30 सेकंड के रील्स में, आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर एक्टर बनना है तो आप खुद देख लीजिए, एक्टर मतलब 30 सेकंड का एक्टर नहीं बनता, उसके लिए 3 घंटे पूरी एक्टिंग करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। थिएटर्स करने पड़ते हैं उसके लिए। तो मतलब आप ये सही कह रहे हो ना, मैं भी इस बात से मैं आपके साथ जाऊंगा। ये मिलियन फॉलोअर्स वगैरह जरूरी नहीं है ना कि एक्टर होने के लिए आपको मिलियन कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जरूरी नहीं है, बट आजकल एक ऐसी चीज आजकल अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बिना कपड़े के घूमने वाले लोगों के भी मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेल फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आजकल। मतलब ये ट्रेंड चल गया है कि कैमरा उठा लो और राइट। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता ही है, ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता, एक्टिंग बहुत ही मतलब कन्विंस करने वाली चीज़ है। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते एक्टिंग में, तो आप एक्टर नहीं हो। आपका इस चीज़ पे क्या टेक है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया इतना बूम कर रहा है, आजकल लिटरली मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरे पास लिजिट रिक्वायरमेंट्स आती है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि ओके नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ये आपकी हाइट है, इतनी हाइट, मिनिमम हाइट से 5'8", चेक, ओके आपका एक्टिंग स्किल इतना एक्सपीरियंस, चेक, मिनिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम 100K। वहाँ पे आई बिकम एब्सोल्युटली अनएलिजिबल फॉर दैट ऑडिशन इवन। दैट इज हैपनिंग अ लॉट। मैं भी आपको सच अपफ्रंट बोलूंगा, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ। इतना ज़्यादा हो गया है ये कि आपके फॉलोइंग है तो आपका गाना सुना जाएगा, आपका गाना सुन ही नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज आपकी फॉलोइंग नहीं है। अब वो मैं जस्टिफाई कैसे करूँ कि भैया मैं इंस्टाग्राम पे गाने डाल के कह रहे कि फिर मतलब तुम्हारी आवाज़ में कुछ खराबी है जो तुम वायरल नहीं हो रहे इंस्टाग्राम पे। सो दैट्स वायरल होना क्या होता है, कच्चा बादाम भी वायरल हो गया था, वो थोड़ी सिंगर है वो। हाँ एग्जैक्टली, रानू मंडल थोड़ी ना सिंगर थी, वो भी वायरल हो गई थी। तो वायरल होने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली मेरा अभी मानना है कि सोशल मीडिया के वजह से हमारा टैलेंट खत्म होते जा रहा है। मैं जो एक्चुअल टैलेंट है लोगों के अंदर ना, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सच में एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, लेकिन 30 सेकंड रील बना के लोग डाल देते हैं और वो वायरल हो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से, और फिर वो अपने आप को रील स्टार बना लेते हैं। वो टैलेंट किधर है? लेकिन मुझे लगता है एज एन ऑडियंस हम सबको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि थोड़ा डिस्कार्ड भी करें। हम लोग देख रहे हैं, इसी वजह से फेमस हो रहा है, बट वो तो आप नहीं चेंज कर सकते। मेरे को किसी ने बहुत रिसेंटली, बहुत ही लास्ट चीज़ खत्म करूँगा, वेरी रिसेंटली आई आस्क्ड समवन अ क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल पर हैं म्यूजिक में। मैंने पूछा कि ये लोग फ्लूक से वायरल हो रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ फ्लूक नहीं होता, इट्स डेमोक्रेसी, कि हर किसी की अपनी चॉइसेस को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। वो भी उनकी बात से ही मैं सहमत हूँ, पर ठीक है, अब हमारी ऑडियंस है वो सब डिसाइड करती है। जैसे ये कमाल का एपिसोड आपके साथ विक्की जी, इतना मज़ा आया मुझे कसम से, इतना कुछ मुझे सुनने को मिला है। स्वाति को क्या देखता रहा हूँ मैं बीच बीच में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में सोचा, और ये मुझे लगता है कि फिल्म जब बनती है ना, तो मैं मेरे प्रोड्यूसर से ज़रूर बोलूँगा कि आप जो फिल्म बनाते हो ना, तो जब टाइटल देते हो लोगों के, तो टाइटल का उनका एक फ़ोटो भी लगा दिया करो। जब स्क्रॉल होता है टाइटल, तो उसमें उनका फ़ोटो भी जाने दो, लोगों को मालूम तो पड़े कि ये नाम का बंदा है कौन। एक्टर तो एक्टिंग कर रहे हैं, दिख गया, लेकिन टेक्नीशियन दिखते नहीं है। नाम तो बहुत सारे होते हैं, नाम लोग भूल जाते हैं। और आजकल तो
जो प्लेटफॉर्म्स है वो नाम इतने छोटे छोटे देने लगे हैं ना बिल्कुल कि पता ही नहीं चलता कब स्क्रॉल होकर चला गया लोग। इनफैक्ट उस पे ऑप्शन भी नेक्स्ट एपिसोड का ऑप्शन इतना पहले आ हाँ। जाएगा कि हम क्रेडिट देख ही देखते नहीं ही देख हैं, नहीं सकते, देखते। तो- जैसे मैं हूं ना में फराह खान ने एंड में वो जो पूरा क्रेडिट का स्ट्रक्चर बनाया था, उसने सबको दिखाया था, असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ। सिनेमैटोग्राफर, Correct. दैट इज सो ब्यूटीफुल। ये होना चाहिए। मैं बिल्कुल। प्रोड्यूसर से मेरे करूंगा रिक्वेस्ट कि अभी जो मेरी नेक्स्ट फिल्म आएगी उसमें आप जितने भी टेक्नीशियन हैं उनके फोटो के साथ उनका नाम दो, और मुझे कम से स्वाति कम को- इंडिया को मालूम तो पड़े, हमारे देश को मालूम पड़े कि ये नाम है, इसने काम किया हुआ है बिल्कुल Lovely. फोटो के साथ। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू सो मच सीरियसली, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आपको बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स देखूं और होपफुली कभी आपके साथ काम भी कर Yeah, पाऊं। sure. अगेन राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल स्ट्रेट, स्माइल। माय नेम इज शिवम वशिष्ठ, मैं एज बताऊंगा ना। थैंक यू सो मच, Thank you so much. It was really lovely. Thank you.